आज के इस विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प और हमारे चारों ओर मौजूद विषय पर बात की जाएगी, गति की लय। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि दुनिया में इतनी सारी चीजें एक ही तरह के एक खास पैटर्न में क्यों चलती हैं। आज गति के इसी मूलभूत भौतिक विज्ञान को डिकोड किया जाएगा। और हाँ, शुरुआत में ही भारी भरकम गणितीय फॉर्मूलों में उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन चीजों को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्रह्मांड के इस अद्भुत लय की गहराई में उतरते हैं। चलिए सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। जरा इस पर विचार करते हैं। दीवार पर टंगी एक टिक टिक करती घड़ी, किसी संगीतकार द्वारा बजाए जा रहे गिटार के तार और नदी की लहरों पर ऊपर नीचे होती एक नाव, इन तीनों में भला क्या समानता हो सकती है? अगर भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये सभी वस्तुएं समय के साथ अपनी गति को दोहराती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाली ये आम घटनाएं असल में गहरे वैज्ञानिक सिद्धांतों का बेहतरीन उदाहरण है। संक्षेप में कहें तो ये सब एक ही तरह की गति के अलग अलग रूप हैं जिन्हें हम हर रोज देखते हैं। इस चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बुनियादी परिभाषाओं से शुरुआत होगी, यानी आवर्ती बनाम दोलन गति। इसके बाद सरल आवर्त गति और उससे जुड़े वेग, त्वरण और बल को समझा जाएगा। फिर दोलनों में ऊर्जा को देखते हुए अंत में इसे एक सरल लोलक या कहें पेंडुलम के वास्तविक उदाहरण से जोड़ा जाएगा। तो पहला भाग है आवर्ती बनाम दोलन गति। आइए बुनियादी बातों को समझते हैं। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली है आवर्ती गति, यानी पीरियोडिक मोशन। वो गति है जो एक निश्चित समय के बाद खुद को दोहराती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर घूमते हुए हमारे ग्रह। लेकिन दूसरी तरफ है दोलन गति, यानी ऑसिलेटरी मोशन। इसमें कोई वस्तु किसी एक मध्य स्थिति या कहें संतुलन अवस्था के आगे पीछे गति करती है। किसी बच्चे का झूला या पुरानी घड़ी का पेंडुलम इसका सटीक उदाहरण है। अब यहाँ याद रखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर दोलन गति आवर्ती जरूर होती है, क्योंकि वो भी एक तय समय बाद खुद को दोहराती है। लेकिन हर आवर्ती गति में ये आगे पीछे वाला दोलन नहीं होता। जाहिर है, ग्रह गोल गोल घूमते हैं, वो आगे पीछे दोलन नहीं करते। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सरल आवर्त गति, जो कि दोलन का सबसे शुद्ध रूप है। ये समीकरण देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन सच कहा जाए तो ये असल में एक बहुत ही सरल सी कहानी सुना रहा है। यहाँ जो x है वो विस्थापन है, a यानी आयाम, जो ये बताता है कि कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम कितनी दूर जा सकती है। फिर है ओमेगा यानी कोणीय आवृत्ति, ये तय करती है कि गति कितनी तेज या धीमी हो रही है। और अंत में है फाई यानी कलानियतांक या फेज कांस्टेंट। इसकी तुलना किसी धावक के गोल ट्रैक पर शुरुआती स्थान से की जा सकती है, मतलब गति असल में शुरू कहाँ से हुई। इन सभी चरों या वेरिएबल्स को एक वास्तविक दुनिया के मैकेनिकल मॉडल में काम करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ एक स्प्रिंग है जिसका स्थिरांक k है और उससे m द्रव्यमान का एक गुटका बंधा है। ये पूरी व्यवस्था एक घर्षण रहित सतह पर रखी है। सच में यह भौतिक विज्ञान का एक क्लासिक उदाहरण है जो सरल आवर्त गति को एकदम स्पष्ट रूप से समझने में हमारी मदद करता है। अब यहाँ ये तुलना बड़ी दिलचस्प है। पहली स्थिति में गुटका अपनी संतुलन अवस्था में बिल्कुल आराम से है, लेकिन विस्थापित करते ही, यानी जैसे ही गुटके को उसकी जगह से थोड़ा खींचा जाता है, वैसे ही एक बल पैदा हो जाता है। इसी बल को प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इस बल की बस एक ही जिद होती है, गुटके को किसी भी तरह वापस उसकी संतुलन स्थिति की ओर खींचना। और यही वो बल है जो आगे पीछे होने वाले इन दोलनों को जन्म देता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, वेग, त्वरण और बल, यानी वो अदृश्य संचालक जो इस पूरी गति को नियंत्रित करते हैं। ये टेबल पूरी सरल आवर्त गति का एकदम सटीक निचोड़ है। विस्थापन तो हम समझ चुके हैं, अब जरा वेग पर ध्यान दिया जाए। जब वस्तु अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचती है तो वह पल भर के लिए रुकती है, इसीलिए वहां वेग शून्य होता है। लेकिन जब वह तेजी से अपनी मध्य स्थिति से गुजरती है तो वेग अधिकतम हो जाता है। पर यहाँ जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट है वो त्वरण यानी एक्सीलरेशन वाले हिस्से में है। देखिए, त्वरण का सूत्र हमेशा विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है, लेकिन बिल्कुल विपरीत दिशा में। इसका सीधा सा मतलब है कि वस्तु अपनी मध्य स्थिति से जितनी ज्यादा दूर होगी, उसे वापस खींचने वाला त्वरण भी उतना ही ज्यादा होगा। और यही त्वरण हमें सीधे इस बेहद महत्वपूर्ण नियम तक ले जाता है, प्रत्यानयन बल का नियम, F बराबर -k गुणा x। यहाँ बल और विस्थापन के बीच एक सीधा रेखीय संबंध है। ये जो माइनस का चिन्ह है वो बस यही बता रहा है कि बल हमेशा विस्थापन की उल्टी दिशा में काम करता है।
कुल मिलाकर यही वो सरल और सीधा संबंध है जो एक रेखीय आवर्ती दोलक को परिभाषित करता है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, दोलनों में ऊर्जा, जो असल में एक जीरो सम गेम है। इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा को एक मुद्रा या करेंसी की तरह सोचा जा सकता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा एक निश्चित बजट की तरह होती है। इसने दो हिस्से हैं, गतिज ऊर्जा यानी चलने की ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी किसी स्थिति में जमा ऊर्जा। जैसे जैसे दोलन होता है, ये दोनों ऊर्जाएं एक वित्तीय लेनदेन की तरह लगातार अपनी जगह बदलती रहती हैं। जब एक बढ़ती है तो दूसरी ठीक उसी मात्रा में घट जाती है। ये पूरी तरह से एक जीरो सम गेम है जहां कुछ भी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ सबसे अहम निष्कर्ष ये निकलता है कि वस्तु अपने दोलन चक्र में चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसकी यांत्रिक ऊर्जा का कुल बैंक बैलेंस हमेशा एक समान रहता है और वो इस शानदार स्थिरांक के बराबर होता है, E बराबर आधा K गुणा A का वर्ग। ये सूत्र साफ तौर पर बताता है कि कुल ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह केवल आयाम और स्प्रिंग के स्थिरांक पर निर्भर करती है। और अब पहुंचते हैं अपने अंतिम भाग पर, भाग 5, सरल लोलक। आइए देखते हैं वास्तविक दुनिया में इसका रूप कैसा होता है। भौतिक विज्ञान के ग्रंथों में सरल लोलक का जो सैद्धांतिक सेटअप है वो कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है। जरा कल्पना करते हैं, एक बहुत ही छोटा लेकिन भारी गोलक है जिसे एक ऐसी डोरी से बांधा गया है जिसका अपना कोई वजन नहीं है और जो बिल्कुल खिंच नहीं सकती। इस डोरी का दूसरा सिरा एक मजबूत आधार या छत से बंधा है। जब इस गोलक को हल्का सा एक तरफ खींचकर छोड़ा जाता है तो ये अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर बिल्कुल उसी सरल आवर्त गति में झूलने लगता है जिसकी अभी चर्चा हुई थी। पीछे जितने भी जटिल गणित और बल के नियमों पर बात हुई, वो सब यहाँ आकर एक बेहद ही शानदार और सरल सूत्र में बदल जाते हैं। ये एक लोलक के आवर्तकाल यानी एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाले समय t का सूत्र है। t बराबर 2 पाई √L/g। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं भी लोलक का वजन या द्रव्यमान शामिल ही नहीं है। आवर्तकाल पूरी तरह से सिर्फ डोरी की लंबाई L और गुरुत्वाकर्षण G पर निर्भर करता है ना कमाल की बात। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर गौर किया जाए। अभी ये स्पष्ट हुआ कि पेंडुलम का समय केवल उसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तो इस पर विचार करना चाहिए कि अगर पृथ्वी पर एकदम सही समय बताने वाली एक पुरानी पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाया जाए, जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, तो क्या होगा? क्या वो सही समय बताएगी, तेज चलेगी या धीमी हो जाएगी? नई सीखे गए सूत्र को एक नई दुनिया पर लागू करके देखना चाहिए। ब्रह्मांड की ये लय सच में बहुत ही तार्किक और अद्भुत है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।